अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज बहुत दिलचस्प सूरत हाल रही। एक तरफ ज़ाहिर है अपोजिशन जो है वो लगी हुई है किसी तरीके से हुकूमत के अराकीन इत्तेहादी उनको तोड़ा जाए, अपने साथ मिलाया जाए, अदम एतमाद को कामयाब किया जाए। हुकूमत भी अपने अराकीन और इत्तेहादी बचाने में लगी हुई है। व्हीलिंग डीलिंग का सिलसिला जारी है, शटल डिप्लोमेसी अपने जोरों पर है। इत्तेहादी बैक वक्त जो है वो हुकूमत के साथ भी हैं, लेकिन अपोजिशन के साथ भी भरपूर राब्ते में। खुद हुकूमत के अपने अराकीन भी ऐसे जेस्चर्स, मुलाकातें कर रहे हैं जिससे तासुर मिलता है। लेकिन मामला दिलचस्प यह है कि आज शेख रशीद साहब ने काफ लीग पर वाज़े अल्फाज में इल्जाम लगाया ब्लैकमेलिंग का। सुनिए। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं चट्टान की तरह। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं, 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिर्फ ये मामला नहीं है, बल्कि एमक्यूएम ने भी नून लीग की और मौलाना साहब की गारंटी मांग ली है। और हुकूमत की जो एक पोजीशन है वो इस हवाले से थोड़ी सी कमजोर होती जा रही है, क्योंकि उसके इत्तेहादी किसी सूरत ये मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे कि वो ये बताएं कि दे आर इन टच विद ऑपोजिशन। इत्तेहादियों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है पीटीआई के अपने अंदर इंतशार। इत्तेहादी खुद भी ये बात कहते हैं कि जी हम तो हुकूमत के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन हुकूमत के अपने लोग उनके साथ नहीं खड़े हुए। सियासत सबको अपनी अपनी करनी होती है। आइंदा का सियासी मफाद भी पेश नजर रखना है। अगले 48 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल है। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब। दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे अजाम कमाल साहब, बाप पार्टी के सरबराह हैं, फॉर्मर सीएम बलोचिस्तान हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर कामिल अली आगा साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग काफ के। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। 48 घंटे हैं, मुकाबला बड़ा सख्त है। इत्तेहादियों की तरफ से आने वाले बयानात कुछ हौसला अफजा नहीं है आप लोगों के लिए? नहीं, 48 घंटे में क्या होना है और इत्तेहादियों के बयानात में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पॉलिटिक्स है, चलता रहेगा। देखते हैं अभी आगे चल के क्या सिचुएशन बनती है, क्या आएगा। और अब थोड़ा सा चूंकि इलेक्शन में वैसे भी 1 सवा साल है, तो वैसे भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज गियर अप हो रही हैं कैंपेन के लिए, तो इसलिए ज्यादा जरा गर्मा गर्मी है। और इसके अलावा तो इसमें कोई खास चीज नहीं है। तो 1.5 साल पहले इतनी भी क्या गर्मा गर्मी है कि हुकूमत क्राइसिस में और इत्तेहादी इकट्ठे हो गए। आप कल मिले, आपकी मुलाकात हुई, आपने काफ लीग से मुलाकात में कहा इत्तेहादी जल्द ही वजीर आजम की हिमायत का ऐलान करेंगे। तारिक बशीर चीमा साहब ने आपके बात को आपको बहुत गैर संजीदा लिया। उन्होंने कहा अगर सियासी मामलात इधर डील करने हैं तो फिर हमें कुछ और ही काम करना चाहिए। शेख रशीद साहब ने भी ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगा दिया। क्या काफ लीग के साथ कुछ मामलात खराब हो रहे हैं? नहीं, कोई खराब नहीं है। उनके साथ बड़ी डिटेल बातचीत जो है वो पहले भी हुई है और अभी भी होगी। वो एक अलग पार्टी है, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स कर ली है, वो उसके मुताबिक चलेंगे। पार्टीज के अंदर भी फिर एक पॉलिटिक्स होती है, वो उसको भी मैनेज उन्होंने करना होता है। तो उनके साथ बिल्कुल इस वक्त मामला जो है वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। काफ लीग से कल बात हुई है आपकी अगले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मरहले के लिए? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए पहली बात हो चुकी है। वज़ीर आज़म साहब जब गए थे वहां पर भी जो है वो उन्होंने कहा था हम आपके इत्तेहादी हैं। और देखिए अभी वो वजीर हैं, वो अपना 2 मिनिस्टर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट में, उनके सूबे में वो पार्टनर्स हैं। सो जब तक वो वहां पे हैं तो जाहिर है वो हमारे साथ हैं, इसमें क्या दो रहा है। ठीक, लेकिन परवेज इलाही साहब तो कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं हुई है। मुस्लिम लीग काफ की तरफ से तो इसकी तरदीद आई है जो आपने बात की है गुज़िश्ता रोज। नहीं, मेरा ख्याल है परवेज इलाही साहब स्पीकर है पंजाब असेंबली के, और इसी तरीके से जो उनके 2 मिनिस्टर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट में, तो जाहिर है वो इत्तेहादी हैं, इसमें क्या दो रहा है। नहीं इत्तेहादी तो हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले मामले पे वो कह रहे हैं कि अभी कोई यकीन दहानी हिमायत का ऐलान नहीं किया। जब वो अपनी पॉलिसी बदलेंगे तो देखेंगे, अभी तो इत्तेहादी हैं। अभी इत्तेहादी हैं, जब बदलेंगे तो देखेंगे। ये जो तारिक बशीर चीमा साहब ने बयान दिया है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि जी उन्हें इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है? आप उन्हें संजीदा नहीं लेते? जाहिर है दोस्त, छोड़े आगे चलते हैं। ओके, वो आपको नहीं लेते, उन्हें नहीं लेते। मुझे बताइएगा कि एक अनार 100 बीमार, ये कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से। अब वजीर आला के उम्मीदवार कितने हैं? तरीम ग्रुप भी हैं, अलीम खान भी हैं, काफ लीग भी है, और भी कोई लोग हैं क्या वजीर आला के उम्मीदवार? ये कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है इस वक्त पंजाब की, और पंजाब की जो चीफ मिनिस्टरशिप है उसके ऊपर यकीनन इस वक्त जो है वो एक पेचीदा सियासत चल रही है, और उसमें कई लोग जो हैं वो अपना अपना उसमें एक इंटरेस्ट है जो वो लेंगे। जाहिर है हर बंदा जो भी एमपी है वो बनना चाहता है चीफ मिनिस्टर, और फिर हर पार्टी अपने पास रखना चाहती है। लेकिन इसको देखते हैं कि अभी अगले 72 घंटों में किस तरह से इसके ऊपर डेवलपमेंट होती है।
अभी इस बारे में कोई हतमी बात कहना मुश्किल होगा। बुज़दार साहब से इस्तीफे की बात की है? कुछ चल रहा है कि शायद आपको तब्दील करना पड़े? बुज़दार साहब ने खुद ही बात की थी, जब वो पीएम साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे इस्तीफे से मसला हल होता है तो आप मेरा इस्तीफा ले लें। और अभी इसके ऊपर जिस तरह मैंने कहा कि एक पेचीदा सियासत जो है वो चल रही है, जब वो होगी तो फिर इंशाल्लाह इसमें बात करेंगे। अभी एक पेचीदा सियासत चल, यानी अब अगर उन्होंने फैसला कर लिया तो उसके बाद आपके पास बात करने के अलावा और रह क्या जाएगा? नहीं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, अभी देख लेते हैं ना, जब इस पे बात अगले चंद दिनों में इस पे मुकम्मल जब बात सामने आती है फिर इसके ऊपर एक बात हो सकती है। ठीक सर, वो कहते हैं कि आपकी पार्टी के अंदर इतना इंतशार है, हमने अपनी सियासत देखनी है, हम कहाँ खड़े होंगे, हम तो साथ थे, पहले भी थे, आज तो कामिल अली आगा साहब ये बात भी कह रहे हैं कि भाई हमने तो 6 महीने बाद ही मियां बरादरान ने ऑफर कर दी थी वजारत आला की, लेकिन हम वजारत आला के लिए जो है वो नहीं पीछे भाग रहे थे। वो तो कह रहे हैं हम तो हुकूमत का साथ दे रहे थे, बट अपने ही लोग साथ नहीं खड़े हुए, कुछ पता नहीं है इस हुकूमत का, तो हम कैसे जो है वो कौन साथ नहीं खड़ा? वो कहते हैं आपके अरकान साथ नहीं है, तरीन ग्रुप से लेके अलीम खान ग्रुप और अलीम खान ग्रुप से लेके वो अरकान जिनको आप कहते हैं कि जी उन्होंने करोड़ों रुपए की ऑफर भी हुई है जिन्हें। अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब एक तो एमएनए नहीं, और दूसरी ग्रुप तो बात यह है कि वो पार्टी के साथ है, और तीसरी बात यह है कि अभी तक कोई ऐसा एमएनए सामने नहीं आया जिसने कहा मैं अपनी पार्टी के साथ नहीं हूँ। जब कोई आएगा तो देखेंगे, अभी तक तमाम एमएनए जो है पार्टी के साथ। चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि ये एमएनए का तो खैर पीएम ने भी बताया था कि उनको ऑफर हुई है, ठीक है, हाँ कि उन्होंने कहा हम जा नहीं रहे लेकिन ऑफर हुई है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आप काफी अरसे से कंसिस्टेंटली ये बात कहे जा रहे हैं कि तरीन खान ग्रुप भी साथ है, अलीम खान साहब की गुज़िश्ता रोज मुलाकात की खबरें हैं मियां साहब से, आपके इल्म में है कि ऐसी कोई मुलाकात हुई है? मेरी अलीम खान साहब से बात हुई है, मैसेज फोन पे मैसेज हुई थी, अभी वो वापस आ गए हैं तो उनसे मिलूंगा तो फिर पता चलेगा कि उनकी हुई या नहीं हुई। उनके बहरहाल जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने तरदीद की, उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लोग और जराए कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात हुई है, ऑफिस में हुई है और सारा तफसील भी आ रही है। नून लीग वालों ने तो जिंदगी में कभी सच नहीं बोला, इसलिए उनकी बातों पे तो ज़ाहिर है मैं यकीन नहीं करूंगा। अलीम खान साहब बताएंगे तो पता चलेगा। एमक्यूएम से भी कोई खतरा है आप लोगों को? एमक्यूएम भी जो है वो कोई पोजीशनिंग कर सकती है, जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कोई वादा कराची का पूरा नहीं किया, किसी चीज पे वजीर आजम खड़े नहीं हुए। मैं बार बार वसीम अख्तर साहब कहते हैं हम क्या बताएं, सब उनको पता है। इसके बरक्स वो अपोजिशन के जो राब्ते वो बड़े स्ट्रांग जा रहे हैं, क्योंकि वो गारंटी मांग रहे हैं कि नून लीग और मौलाना साहब गारंटी दें तो हम जो है वो कुछ करें, जो खबरें इत्तलात आ रही है वहां से। और जॉन एलिया साहब का शेर है ना कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। ये शेर मैं जो है वो 2 हफ्ते पहले भी सुना चुका हूं प्रोग्राम में भी, और यही हालात इस वक्त बन चुके हैं, अब सभी को सभी से खतरा है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट की भी काउंटर स्ट्रेटजी तैयारी है। जलसे की स्ट्रेटजी जो है जाहिर है एक डेमोक्रेटिक राइट तो हो सकता है लेकिन टाइमिंग मैटर करती है। आपके इत्तेहादी भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि इस किस्म की कन्फ्रंटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, असेंबली के अंदर इस मसले से निपट सकते हैं। इज इट अ गुड स्ट्रेटजी टू ब्रिंग योर पीपल ऑन स्ट्रीट? देखिए जी, हमारे नज़दीक जो अवाम है वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, और इमरान खान ने हमेशा जो है वो अवाम से बरह रास्त गुफ्तगू को ही प्रेफर किया है, और अब भी हम अवाम के पास ही जा रहे हैं, अवाम से ही जो है वो बातचीत करेंगे, उनको ही एतमाद में लेंगे। और थोड़ा सा ये भी बताना चाहते हैं, ये जो नन्हे मुन्ने जुलूस लेके आए थे या जलसे कर रहे हैं कि जलसा होता क्या है, और अवाम का जिसको आप ठाठे मारता समझ, वैसे तो आपने मंडी बहाउद्दीन में, मेलसी में और फिर इधर अपना दीर में, लोअर दीर में आपने देख ही लिया होगा कि जलसे कैसे होते हैं, लेकिन एक इस्लामाबाद में भी होना जरूरी है। सर अगर आप इनको इतना छोटा मोटा और नन्हा मुन्ना समझते हैं तो फिर खान साहब ने जाके कराची में ये क्यों कहा कि आसिफ जरदारी मेरी बंदूक की नोक पे है, मेरे पहले निशाने पे? क्या कोई ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं जरदारी साहब जो पीटीआई के लिए एक कोई खतरे की अलामत है? ये साजिशी तो है ना, साजिशों में तो जाहिर है कि वो छोटे नहीं है, साजिशों में तो बड़े, लेकिन जहां तक बंदूक की नोक वगैरह उन्होंने नहीं कहा, वो तो एक इस्तिलाहन जो बात कर, वो जो बात कर रहे थे, बंदूक की नहीं होती, नोक की होती है। नहीं, वो तो एक पॉलिटिकल एक आउटकम, ये कि एक उसकी सियासी निशाने पे है, सियासी निशाने पे पॉलिटिकल एक्सप्रेशन था, और उन्हें जरदारी साहब को गोली मार के इस उम्र में क्या करना है किसी। अच्छा, सियासी निशाने पे हैं उनके। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो गुज़िश्ता रोज प्राइम मिनिस्टर ने दीर में बात की और आर्मी चीफ जो है उन्होंने उनसे कोई पर्सनल लेवल की बात की और उनको जो भी कोई एडवाइस दी जो कि साहिब मशवरा ही था,
لیکن प्राइम मिनिस्टर ने इसको पब्लिकली शेयर कर दिया। इस पे कोई आप लोगों के अंदर आपस में बात हुई है कि वो अनकॉल्ड? हाँ, मैं बात हुई है। बात ये हुई है कि देखें, आप जो जियो न्यूज के प्रोपेगेंडे से मुतासर ना हो जाया करें। एक बात जो है उन्होंने मैं तो नहीं होता खैर। हाँ, नहीं वो नहीं कर रहे, लेकिन वो तो कल से लगे हुए ना, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। तो मैंने कहा वो भी काफी लोग जो है उसके ऊपर ले गए हैं। इशू ये है कि आप देखिए कि ये एक मजाक की बात उन्होंने कही थी, और मजाक में उन्होंने जो है वो बात कर दी। कौन सी उसमें क़यामत आ गई? ये तो ऐसे, और ये जो सारे 17-18 लोग हैं जिनका काम है इसके अलावा कोई नहीं, कि रोजाना सुबह उठते हैं और इमरान खान को सुबह से लेकर रात तक उन वो खाना पीना यही है कि कब हम इमरान खान को के ऊपर कर सके। पैकेजेस बना रहे हैं, गंदी जुबानों पे मबनी सारी उनकी हेडलाइंस चल रही हैं। और मेरा तो ख्याल है कि इन लोगों ये जो किरदार हैं, जो ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इस तरह के इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, न्यूट्रल के लफ्ज को बार बार जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं, इनका तो ये दिमागी तौर के ऊपर बिल्कुल मैं समझता हूँ कि फारग हो चुके हैं। इनमें अक्ल ही नहीं है। हर चीज एक कॉन्टेक्स्ट में होती है, एक बात होती है, उसको इस तरह से एक स्कैंडलाइज करना हर चीज को, एक तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ इनका दिमाग से बाहर हो चुके हैं। तो आपके ख्याल में कि लाइटर मोड में बात कर दी है उन्होंने, इसकी इतनी सिग्निफिकेंस, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, ये कोई खास मशवरा नहीं था, ये एक लाइटर मोड में बात हो रही थी ऑब्वियसली। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट तो बड़ा डिफरेंट जा रहा है ना जी। बयानिया आपकी ऑपोजिशन जो है वो क्रिएट कर रही है कि सवाए इसके ये अपोजिशन वाले और ये एक चूंकि बड़ा मीडिया ग्रुप है वो साथ मिला हुआ है, वो उनके कलाए के तौर के ऊपर मिला हुआ है, वो हर चीज को उठा के आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है प्रोपेगेंडा शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा तो कोई उसका इम्पैक्ट नहीं है। कोई बेवकूफी होगा जो इससे इम्पैक्ट लेगा। अच्छा, अब ये जो असद कैसर साहब ने बात की है कि अदम एतमाद के पीछे बैरूनी हाथ है, स्पीकर असम्बली हैं, ज़ाहिर जिम्मेदारी से बात की होगी, सबूत और शवाहिद आ गए हैं आप लोगों के पास? देखिए, नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए हैं और उनकी जब वो जा रहे थे, मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि इनको इसलिए नहीं जाने दें कि जब आप बाहर जाने देते हैं तो फिर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है, इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं, वो इस तरह के लोगों को इस्तेमाल करती हैं। अब वो बाहर नवाज शरीफ वहां पे बैठे हुए हैं, जाहिर है अल्ताफ हुसैन वहां पे बैठा हुआ है, उसको भी इस्तेमाल हुआ है, नवाज शरीफ बैठा हुआ है, वो भी इस्तेमाल हो। ये होगा एक और चीज है ना, लेकिन आपके पास कोई स्पेसिफिक राब्ते, कोई मालूमात, कोई सबूत होंगी भी, जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके पास डेफिनेटली होगा, लेकिन इसके लिए कोई बड़ा मालूमात चाहिए ही नहीं है। आप उठा के उनका पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लें। काठमांडू में वो गए, उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, जिसका पाकिस्तान में किसी को कानो कान पता नहीं लगने दिया। फिर इंडिया में बरखादात की किताब में जाके वो सामने आया। उसके बाद इन्होंने जब ये कुलभूषण जाधव पकड़ा गया तो उनसे पूछा गया कि कुलभूषण जाधव, उन्होंने कहा कोई नहीं, हम भी तो अपने लोग भेजते हैं। तो नवाज शरीफ की जो हिस्ट्री है उसको सामने रखते हुए इसमें क्या बड़ी, लेकिन इदारों से जब सियासत पे मुताल्लिक और अदम एतमाद से मुताल्लिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये इसमें मतलब हमारा कोई वो हमें ना लाया जाए, कोई ना घसीटा जाए, ना उन्होंने अदम एतमाद, और उसको उन्होंने कहा हमें इससे दूर रखें। अगर इदारों के पास कोई ऐसी चीज होती कि ये अदम एतमाद इसलिए आ रही है कि मुल्क इससे डिस्टेबलाइज होगा या नुकसान होगा, तो दे वुड हैव रिस्पॉन्डेड। नहीं, इदारों के पास नहीं, ISPR में सवाल हुआ, किसी बेवकूफ आदमी ने वहां पे जा रहे हैं, मियां चन्नू के इंसिडेंट के ऊपर इतना बड़ा वाकया हो गया और सारी हेडलाइनें अगले दिन बना दी है कि जी वो उन्होंने कह दिया कि सियासत से हमारा। मुझे तो समझ नहीं आती कौन लोग पाकिस्तान में हमने बैठा दिए हैं जिनको बेसिक आइडियाज नहीं है। मतलब आप इंडिया के साथ कल जो इतना बड़ा वाकया हुआ उसके ऊपर कोई कभी खबर तक नहीं छपी और बात नहीं हुई, और वहां पे भी जाके ISPR के DG को कह रहे हैं जी आप बता दें जी सियासत में आपका क्या रोल है। तो उन्होंने यही कहना ना हमारा कोई रोल नहीं, और क्या कहेंगे वो। अब इस अहमकाना किस्म की एक इस वक्त भीड़ चाल है, अब देखते हैं इससे कब हम निकल सकते हैं। सर ये बताइए, जो पंजाब का मामला है वजारत आला का, आपने कहा भी कि वो खुद CM भी कह चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, सारा कुछ कि भाई ले ले मुझसे, और सारा ये अदम एतमाद के बाद हल होगा या पहले भी हो सकता है? ये अगले कोई मेरा ख्याल है दो दिनों में जो है वो इस पे कोई हतमी एक समझिए कि स्ट्रेटजी सामने आ जाएगी। मेरा ख्याल है 48 आवर्स और सो ये हो जाएगा। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ये बाप पार्टी से आप लोगों ने कोई राब्ता नहीं किया, उन्हें क्यों फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आप लोग? नहीं, वो उनके साथ मीटिंग तय थी उस दिन। खालिद मकसी साहब जो है वो देरी होगी उनको, अब दोबारा मेरा ख्याल है उनके साथ 1-2 दिनों में दोबारा मुलाकात है। प्राइम मिनिस्टर का अगले इसी हफ्ते में उनकी मुलाकात है। तो सर उनकी जरदारी साहब से मुलाकातें हुई हैं, आपके इत्तेहादी उधर मिल रहे हैं अपोजिशन से, अपोजिशन उनसे मिल रही है, आप लोग क्यों उतना डिले कर गए? क्या वहां से कोई खतरा नहीं है या फिर
जो मतलब फॉर ग्रांटेड लिया कि ठीक है इनका होना ना होना कोई मसला नहीं? नहीं, हमारी उनसे मुलाकातें हुई हैं और तमाम लोगों से इंडिविजुअली मुलाकातें हुई हैं। एक फॉर्मल मुलाकात जो है वो होनी है, इंडिविजुअली हम सबसे राब्तों में। इंडिविजुअली आप सबसे राब्तों में हैं, लेकिन बाप पार्टी के तो आप किसी सतह पर जो है वो अभी फिलहाल राब्ते में नहीं है? नहीं, कल जुबैदा जलाल हमारे साथ थी, जब हम गए हैं वहाँ पे, ये इंडक्शन हुई है जो नए जहाज़ों की, वहाँ पे जुबैदा जलाल हमारे साथ थी। उसके बाद जो सर बट चेयरमैन साहब हैं उनके उनकी सरबराह मुलाकात। पार्टी के लूप में ही नहीं है ना, उनको पता ही कुछ नहीं है कि क्या हो रहा है, वो तो पार्टी नहीं, ने मैं फैसला यही तो करना है ना, आपको एक कह रहा हूँ, इंडिविजुअल ने तो नहीं करना। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि तमाम एमएनए जो उनके हैं उनसे हम इंडिविजुअली राब्ते पे हैं, और इस हफ्ते पार्टी से भी ऑफिशियली राब्ता हो जाए। ठीक, संजरानी साहब तो मदद नहीं कर रहे इसमें आपकी? बिल्कुल मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कर रहे संजरानी हैं, साहब, संजरानी साहब अभी मदद कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस में आपकी? संजरानी साहब मदद कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ये बाप पार्टी को मैनेज कर रहे हैं आपके लिए। ठीक, थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर तो नशरियात हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे जाम कमाल साहब, साबिक वजीर आला बलोचिस्तान, जाम पार्टी के बाप पार्टी के सरबराह। उनसे जरा पूछेंगे कि क्या हुकूमत की तरफ से अभी तक राब्ता ना करने की वजह क्या है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक बलोचिस्तान के सीएम जाम कमाल साहब, सरबराह हैं बाप पार्टी के। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि आपकी पार्टी की क्या पोजीशन है, किधर जा रहे हैं आप लोग? जी आदिल, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग। सबसे पहली तो बात ये आदिल ये है कि हमारी पार्टी उसी तरह के इत्तेहादी है जिस तरह पाकिस्तान की दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं। लेकिन बीइंग अ पार्टी प्रेसिडेंट मुझे तकरीबन कोई 4-5 दिन से मैं इस्लामाबाद में हूँ, और यहाँ पार्टी इंटरेक्शन भी हमारी हो रही है, दूसरे पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मिल रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि मेरी अभी तक मुलाकात जो है वो मौजूदा हुकूमत के किसी रेप के साथ अभी तक नहीं हुई, सिवाय जैदी साहब के, जो कि हमारी पार्टी के खाने पे मुझे मिले थे। तो यहाँ से सिलसिला जो ये है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, हमारे एमपीएस भी आए हुए हैं, एमएनएस भी इधर ही हैं, सेनेटर्स भी इधर ही हैं। इन सारी चीज़ों पे हमारी पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग 2-3 दफ़ा भी होनी है, और अभी भी इंशाल्लाह आज और एक कल हमारी मीटिंग होनी है, और हम इन सारी चीज़ों का एक ओवरऑल असेसमेंट करके चीज़ों को देख भी रहे हैं। क्योंकि हमारे एमएनएस, आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि जो 5 एमएनएस हैं, इनकी रिजाइनमेंट फॉर द लास्ट कोई 1.5-2 साल से बहुत ज्यादा रही हैं। जब मैं भी सीएम था तो बार बार मुझे यही कहते थे कि आप हमारे लिए बात नहीं करते हैं, आप लोगों को हुकूमत मिली है। लेकिन बलूचिस्तान में अगर एक नुमाइंदगी अगर 2-3 वज़रा की सूरत में अगर ज्यादा आ जाए तो उसका फायदा बीजेपी को भी होगा, लेकिन बलूचिस्तान को बहुत ज्यादा होगा कि हमें कुछ महकमे मिलेंगे, हम बलूचिस्तान के लिए कोई काम कर सर लेकिन आपसे हुकूमत की सतह पे आप कह रहे हैं किसी ने राब्ता नहीं किया। अभी मैं फवाद चौधरी साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल से तो हमारे राब्ते हैं। उन्होंने कहा जुबैदा जलाल साहब हमारे साथ हैं, मुलाकात भी हुई और सारा हवाला दिया। और मैंने उनसे पूछा कि क्या संजरानी साहब आपकी मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी सादिक संजरानी साहब हमारी मदद कर रहे हैं। तो अगर सादिक संजरानी साहब उनकी मदद कर रहे हैं तो शायद फिर आपकी पार्टी में उस तरह जरूरत ही ना हो उनको राब्ता करने की, शायद वैसे ही मसला हल हो जाए। देखिए, मैं सादिक संजरानी साहब के हवाले से डेफिनेटली मैंने भी उनको देखा कि कैसर साहब के साथ, स्पीकर के साथ वो मुश्तरका तौर पे वो 1-2 दफा टीवी में नजर आए, लेकिन हमारी तो अभी तक संजरानी साहब के साथ जो मुलाकात नहीं हुई है। सर मगर वो तो आप ही की पार्टी के हैं, चेयरमैन सेनेट, आपकी अपनी पार्टी के चेयरमैन सेनेट से ही मुलाकात नहीं हो रही। जी, तो ये चीजें मेरा ख्याल वही हमारे अदम एतमाद तहरीक पे जो चीजें जाहिर हुई थी वो शायद अभी बड़े खुल के सामने आ रही हैं, और यही वजह है कि जब हम देख रहे हैं कि पार्टी से बढ़कर, सूबे से बढ़कर, सियासत से बढ़कर जब जातियात के मफादात के लिए लोग जंग लड़ते हैं, तो यही वजह है कि अभी आज आपको ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे सामने। और उनकी शिकायत भी यही रही है कि जी जब सारे बलूचिस्तान के मामलात सिर्फ चंद लोग ही देख रहे थे और संभाल रहे थे, तो आज हमारी उनको जब जरूरत पड़ी है तो हम भी फिर अपनी चीजें खुद फैसला करेंगे। अच्छा, जरदारी साहब से जो मुलाकात हुई है उसका क्या आउटकम है, कितने होपफुल हैं आप या वो लोग इस मुलाकात? देखिए, हमारे जो पार्लिमानी लीडर खालिद मसीह साहब और बशमूल हमारे दूसरे एमएनएज और कुछ हमारी पार्टी के दूसरे भी सीनियर लोग हैं, वो पिछले तकरीबन कुछ दिनों से इस्लामाबाद में भी हैं, और यकीनी तौर पे सियासी माहौल है और हम एक दूसरे को ऐसे जानते हैं, ताल्लुक रहा है, पार्लियामेंट में भी रहा है, लोगों ने बातचीत की है, लेकिन हमारी अभी तक फर्म कमिटमेंट किसी पार्टी के साथ या किसी जगह या हुकूमत के साथ किसी के साथ नहीं आई है। और हमने यही फैसला किया कि जब हम अपना फैसला खुद एक दफा जब कर लेंगे तब उन चीजों को हम जाहिर करेंगे और अपना एक फाइनल डिसीजन देंगे कि वेयर वी आर स्टैंडिंग ऑन दैट डे।
एंड हमारा फाइनल डिसीजन क्या होगा। ठीक सर, लेकिन वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मैं देख रहा हूं कि काफ लीग तो 48 घंटे में फैसला करने जा रही है, एमक्यूएम के भी बयानात ऐसे आ रहे हैं। आपके मामले में हमने पूछा बाप पार्टी से राब्ते का, तो 2-3 दिन में चौधरी साहब ने कहा कि गवर्नमेंट राब्ता करेगी, उनसे राब्ते होंगे सारा, तो वो भी इजी है और आप लोगों के पास भी अब टाइम कम है, तो ये किस तरह होगा? कहीं आप मतलब फिर तो आप वहीं रह जाएंगे जहां पर हैं, क्योंकि वहां से अगर कुछ फैसले हो जाए, अपोजिशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो फिर तो आपकी इंपॉर्टेंस बहुत सारे लोग इसको ये रंग भी दे रहे हैं कि जी जल्दी जल्दी फैसला करें ताकि पता चले कि चीजें किस तरफ है किस तरफ नहीं है। लेकिन हमारे लोगों की जिन जिन से मीटिंग हुई, हमने एक चीज बड़ी वाज़ेह की है कि देखिए ये कोई जाती मफादात की जंगें नहीं है। यकीनी तौर पे हम सियासी पार्टीज हैं और सियासी नुमाइंदगी है, तो हर सियासी पार्टी अपनी नुमाइंदगी को आने वाले वक्त के साथ साथ मौजूदा हालात में भी देखना चाहती है कि वो किस तरह चीजों को आगे लेके जाए। आपके भी 48 घंटे अहम हैं या नहीं, जिस तरह काफ लीग के अहम है? मेरे ख्याल से जी पाकिस्तान के लिए ये 48 घंटे बहुत अहम है। इसी तरह से एक पार्टी की हैसियत से हमारे लिए भी बहुत अहम है। हर गुजरता हुआ वक्त भी बड़ा अहम है, लेकिन फैसले भी फिर वही होने चाहिए जो अहमियत के आमिल हो, और इसीलिए हम भी अपना वक्त ले रहे हैं और अपना एक फैसला कौन मामला इसी तरफ आगे लाएंगे। सर, अगर मैं आपकी पार्टी के बारे में आपसे पूछ लूं, अगर लास्ट 1 मिनट के, आपकी पार्टी जिस तरह इस वक्त हमें थोड़ी सी डिवाइडेड नजर आ रही है, तो क्या अगले इलेक्शन में भी हम ये तो नहीं देखेंगे कि फिर कोई नए अलायंसेस बलूचिस्तान में बन जाएंगे और डिफरेंट पार्टी होगी? एक डिवाइड तो हमारी पार्टी में आया था जब अदम एतमाद की तहरीक हुई थी, तो उसमें तो एक पार्टी डिवाइड हमारा आया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में बलूचिस्तान अवामी पार्टी इंशाल्लाह जो भी फैसला लेगी वो सारी यूनाइटेड होगी ऑन वन प्लेटफॉर्म ऑन द करंट सिनारियो, और वो एक ही डिसीजन इंशाल्लाह हमारा आएगा। सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब से भी आपका राब्ता है आप लोगों का आपस में, और वो भी अब बहुत मुतहर्रिक हो गए, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया मरकज से, और बहुत उनकी मुलाकातें हैं जरदारी साहब से और लोगों से। आप लोगों की भी आपस में कोई मुलाकात, कोई नए अलायंसेस कुछ बनाने के लिए बात हो रही? जी यार मोहम्मद रिंद साहब, बल्कि आज भी मेरी उनसे मुलाकात हुई, पिछले 3-4 दिन से हुई, और बल्कि पिछले 4 महीने से आप देख रहे होंगे हम मुसलसल बार बार भी मिल रहे थे। और हमारी एक जो सबसे बड़ी रिजेंटमेंट आदिल यही है कि हम सारे जो लोग प्रोग्रेसिव लोग जो बहुत मुतासिर हुए हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट को चंद अनासिर जब बहुत डिस्टेबलाइज करते हैं, और वो जो रोल हम देखना चाह रहे थे फेडरेशन या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमें नजर नहीं आया, और इसी वजह से हम बहुत सारे लोग नाराज हुए और जिन्होंने अपनी रिजेंटमेंट शो की। और आपको याद होगा कि परवेज खटक साहब और सादिक सिंगरानी साहब जब उन्होंने कुद्दूस बिजनजो साहब की हुकूमत की हिमायत की और बनाया, तो हमने उनको यही कहा कि जी इसका आप असर इंशाल्लाह चंद महीने बाद देखेंगे, जो कि आज बलूचिस्तान भुगत रहा है। आज एक ऐसी हुकूमत है जिसको अख्तर मेंगल की पार्टी भी ओन नहीं करना चाहती, मौलाना भी ओन नहीं करना चाहती, हम भी ओन नहीं करना चाहते, सिवाय चंद लोगों के जिन्होंने इसके लिए काम किया, ओन किया, बनाया। तो आज बलूचिस्तान को जो नुकसान है, तो ये हमारी जो बातें निकल रही हैं, ये सिर्फ उस वजह से निकल रही है कि आपने एक सिस्टम को पूरा डीरेल करके बलूचिस्तान को बहुत पीछे किया है। थैंक यू। जाम कमाल साहब, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, जो सरबराह हैं बाप पार्टी के, मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे। कामिल अली आगा साहब मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जरा पूछेंगे काफ लीग क्या फैसले करने जा रही है आफ्टर दिस ब्रेक। जी, इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा साहब मौजूद हैं, उनसे जरा बात करेंगे। आगा साहब, ये बताइएगा कि ये जो काफ लीग के मुतवातिर इजलास हो रहे हैं और जिसमें हुकूमत के साथ रहने या ना रहने का आप लोगों ने फैसला करना है, 48 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। हमें जो दिख रहा है बज़ाहिर, वो ये दिख रहा है कि आपकी पार्टी में भी एक थोड़ी डिवाइड सी है। जाहिर है मुख्तलिफ आरा होती हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इतना बड़ा मसला भी नहीं होना चाहिए कि आपने इधर रहना है या उधर रहना है। क्यों ये इतना टाइम ले रहा है? देखें, ये सोच विचार की बात होती है। ज़ाहिर है मुशावरत का अमल हमारी जमात में तो तसलसल से जारी रहता है, बल्कि हमारी क़यादत तो वो क़यादत है जो दूसरी जमातों के साथ भी मुशावरत करती है, हमेशा करती है, इंटरेक्शन रखती है, और कोई दुश्मनी वाला कभी माहौल क्रिएट नहीं होने देती। और हमारी सियासत है ही मुशावरत की सियासत है, और हमारी जमात के अंदर तसलसल के साथ मुशावरत होती है, डे टू डे मुशावरत होती है, इशू बेस होती है। इसलिए हमारी जमात का तो सबको पता है कि क्यों रोजाना की बुनियाद पे मुशावरत हो रही है। ज़ाहिर है अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी है, उसके अंदर अपनी जमात की जो हरारकी है उसकी और
اراکین اسمبلی کی مشاورت جو ہے، ان کی رائے لینا جو ہے وہ ہماری قیادت جو ہے ہمیشہ اس کو اولیت دیتی ہے. یعنی آپ کیا مشاورت کا سلسلہ اب چونکہ مرحلہ ایسا ہے جس کے اندر حکومتی جماعت کی حالت یہ ہے کہ ایک ایک صوبے میں 4 گروپ ان کے بن گئے ہیں اور ان سے اپنا گھر نہیں سنبھالا جا رہا، تو مشاورت تو ہوگی، ظاہر ہے. تو بیسیکلی آپ لوگوں کا جو خوف ہے وہ یہ ہے کی سیاست تو نہیں کرنی، ہم نے اپنی جماعت کی سیاست کرنی ہے. آپ لوگوں کا خوف یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حکومت کے ساتھ رہ جائیں، اپنے بندے کھسک جائیں اور پھر آپ لوگ جو ہے وہ چانس مس کر دیں. نہیں، ہمارے بندے جو ہیں خدا نہ خواستہ اس قسم کی کیفیت نہیں ہے اور اس قسم کی کوئی ہماری جماعت کے اندر فکر والی بات قطعی طور پہ نہیں ہے. ایک ہی رائے ہے جو ہم آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 20 دن پہلے چودھری پرویز الہی صاحب کو، چونکہ چودھری شجاعت حسین صاحب علیل تھے، تو چودھری پرویز الہی صاحب کو ہم اختیار دے چکے ہوئے ہیں کہ جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا. ہماری جماعت میں کسی شخص کی کوئی اختلافی نوٹ کسی کا نہیں ہے. رائے اپنی اپنی ہوتی ہے، ظاہر حالات کے مطابق مشورے میں اپنی رائے دینی ہوتی ہے اور ہماری قیادت سنتی ہے. لیکن آپ لوگوں کا جو کور کنسرن ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ جب نون قطعی طور پہ کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے. نہیں سر، ڈیوائیڈ ہے تو نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر. اوکے، پی ٹی آئی کی ڈیوائیڈ ہی آپ لوگوں کو بار بار یہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے جلد از جلد کہ حکومت کے ساتھ رہیں یا باہر نکل جائیں. یقینی طور پہ ظاہر ہے، دیکھیں جو حالات بن رہے ہیں، ہمارا جو معاہدہ تھا حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ وہ یہ تھا کہ وہ اپنے مینڈیٹ کے اوپر قائم رہیں، ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4.25 سال کے اندر ہم نے ہر مشکل کے وقت ہم نے سب سے پہلے حکومت کا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ چلتے رہے. مشکل وقت میں بھی ہم نے اس کا ساتھ نبھایا. لیکن اب ان حالات کے اندر ان کی جماعت کا اپنا شرازہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ہم ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں ان کے حالات کو اور اس کے مطابق ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، اس کے لیے مشاورت جو ہے اس کا عمل جاری ہے. ٹھیک، مجھے بتائے گا شیخ صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ 5 ووٹوں والے بھی جو ہے وہ یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں اس کے وزارت اعلیٰ کے لیے، اس بیان کو آپ کس طرح دیکھ رہے؟ اور اس پر مونس الہی صاحب نے ان کو کوٹ ٹویٹ پر جواب بھی دیا کہ جناب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف میں اسی جماعت کے بزرگوں سے پیسے لیتے رہے. یہ کیا ایک طرف ظاہر ہے آپ کی بات چیت معاملات، دوسری طرف ایک اہم وزیر ہیں شیخ صاحب، ان کا یہ بیان آیا ہے. عادل دیکھو، یہ جو بیان شیخ رشید صاحب کا ہے اس کے جواب میں تو جو تھپڑ رسید کیا ہے مونس الہی صاحب نے، اس کے بعد تو کسی دیگر جواب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے، مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ شیخ، وہ والا شیخ جو وظیفوں پہ سیاست کی ابتدا کی اور ہماری قیادت سے وظیفے لیتے رہے اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ ساری ان کی سیاست جو ہے وہ اسی قسم کی ہے کہ وہ وسیلے ڈھونڈتے رہے ہیں اور وزارتوں کے لیے منت سماجت کرتے رہے ہیں اور ساری سیاست ان کی مانگے تانگے کی سر اگر میں ہے. آپ سے اور اس شخص کو یہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے اور اس شخص کے متعلق، ان شخصیات کے متعلق جن کے متعلق وہ ہمیشہ ہر تیسرے دن میڈیا کے اوپر بیٹھ کے تعریفوں کے پل باندھتے رہے ہیں، آج اپنی ایک وزارت جاتے ہوئے دیکھ کے گھبراہٹ کے اندر وہ ایسا ایک رویہ اختیار کر رہے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا، جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اسی میں تھوکتے ہیں. اس کا مطلب یہ حالت ہوگی، اس کا مطلب حکومت جا رہی ہے، شرم آنی چاہیے. آغا صاحب اس کا مطلب حکومت جا رہی ہے، جو آپ کا آرگیومنٹ. مجھے لگتا ہے شیخ صاحب کو تو نظر آ گیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بیکی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں اور اپنی موسنوں کے خلاف اس قسم کی ہرزہ سرائی جو ہے ان کو زیب دیتی. ویسے تو ان کو زیب دیتی ہے کیونکہ ان کی ساری زندگی اسی پرائے میں گزری ہے. سر آپ کو دوسری طرف سے کیا آفر ہے؟ کیونکہ گیم بڑا کمپلیکس ہو گیا ہے. ایک طرف دیکھیں آج یہ بیان آ جانا کہ جی 5 سیٹوں والے بھی جو ہے وہ وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں، اور دوسری طرف دوسری سائیڈ میں بھی آپ دیکھیں جب نون لیگ کے ساتھ کانٹیکٹ میں علیم خان صاحب کی خبریں، جہانگیر ترین گروپ،
یہ دو گروپس علیحدہ اپوزیشن کی سائڈ، اپوزیشن آپ کو کیا جو ہے وہ وہاں سے بھی کوئی آفر ہے آپ کو وزارت اعلیٰ کی، یا صرف یہیں پر حکومت سے ہی بات چیت چل رہی ہے وزارت اعلیٰ کی؟ دیکھیں ہماری جماعت جو ہے، ہماری قیادت جو ہے وہ مشاورت اور ملاقاتیں اور مشورے اور ایشوز کے اوپر بات چیت تو ہمیشہ ہر جماعت کے ساتھ کرتی ہے، اور ساری قیادتیں جو ہیں وہ اس بات پہ بالکل ہمیشہ متفق رہی ہیں کہ چودھریوں کا مشورہ جو ہے وہ فائنل مشورہ ہوتا ہے۔ رہی بات آفرز کی، تو آفر تو آپ کو پتا ہے عادل، آپ کو پتا ہے آپ کے ایک پروگرام میں بھی میں نے یہ بات غالباً کی تھی کہ آفر تو ہمیں جب 6 ماہ ہوئے تھے اس حکومت کو آئے ہوئے، تو وزیر اعلیٰ کی، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی اپوزیشن کی طرف سے ہمیں آفر آئی تھی، اور وہ مصدقہ بات تھی۔ یہ میاں برادران کی طرف سے تھی سر؟ براہ کسی راست جگہ سے آج تک تردید بھی نہیں آئی سر، یہ میاں لیکن برادران ہم کی نے طرف سے تھی؟ اس آفر کو اس لیے ٹھکرایا کہ ہم نے ان کو کہا کہ ہم ایک معاہدے کے پابند ہیں، اور جب تک ہم اس معاہدے میں ہیں اس وقت تک حکومت کا ساتھ نبھائیں گے۔ سر یہ میاں برادران کی طرف سے تھی؟ آغا صاحب، اب میں نے عرض کیا آغا نا صاحب، کہ اب حالات بالکل مختلف ہیں، میاں ہر برادران پارٹی نے اپنی اپنی سیاست کرنی ہے۔ ہماری جماعت ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہے، ہم نے اپنی سیاست کرنی ہے۔ اب اگر حکومتی جماعت کا شرادہ بکھر رہا ہو تو ہم نے بھی تو کوئی فیصلہ کرنا ہے نا۔ ٹھیک سر، مجھے یہ بتائیں میاں برادران کی طرف سے یہ آفر تھی آپ کو شروع میں؟ یہ بات تو سب کو پتہ ہے نا جی، 6 ماہ ہوئے تھے ابھی پی ٹی آئی کی حکومت بنے ہوئے، اس وقت ہمیں آفر ہوئی تھی پنجاب ٹھیک ہے سر، اب مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن میں ہم آفروں کے پیچھے نہیں جانے والے، ٹھیک ہے ہم سر، ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلے کرنے والے ہیں، اور اپنے کردار کو خود سنبھالنے والے لوگ ہیں۔ ہماری قیادت جو ہے زیرک قیادت ہے، وہ فیصلے عوام اور قوم کے فائدے میں کرتی ہے، اپنی ذات کے فائدے کے فیصلے نہیں کرتی۔ وزیر اعظم نے جلسہ کال کر لیا ہے ایک دن پہلے عدم اعتماد سے، درست فیصلہ ہے؟ یہ بات میڈیا کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، یہ بات آ رہی ہے، اور یہ میرے خیال میں یہ کوئی زیرک فیصلہ نہیں ہے۔ فیصلہ وہ بہتر تھا۔ دیکھیں یہ زرداری صاحب نے وہ بلاول کے لانگ مارچ کو ڈی چوک میں پہنچنے کے بعد ملتوی کر دیا، اس لیے کر دیا کہ اب فیصلہ جو ہے اسمبلی کے اندر ہوگا، کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک وہاں پہ پیش ہو چکی ہے۔ تو میرے خیال میں وہ فیصلہ زیرک فیصلہ تھا، بہتر فیصلہ تھا، تاکہ ملک کے اندر جو فیصلے سڑکوں پہ ہونے ہیں وہ فیصلے الگ کر دیے جائیں، اور جو اسمبلی میں وہ الگ ہو جائے۔ سر اگر ان کو ان کی طرف توجہ دی میں جائے، آپ مجھے ان کو یہ اہمیت بتا دی جائے۔ سکیں کہ کاف اور نون کا کوئی اتحاد بھی ہو سکتا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ پی ٹی آئی میں نہیں رہتے تو ظاہر ہے آپ لوگوں نے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے وہاں پر پچھلے الیکشن لڑا ہے، تو کیا نون کے ساتھ بھی آپ کا یہ اتفاق ہو سکتا ہے اگلے الیکشن؟ یہ پوائنٹ آف ایشو نہیں ہے اس وقت عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ ایشو ہے، اس کے اوپر ہم سوچ بچار کر رہے ہیں۔ پہلے ہم سوچ بچار کے بعد جو ہماری قیادت فیصلہ کرے گی اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ دیگر مسائل اور دیگر معاملے جو ہیں وہ بعد کے ہیں۔ ٹھیک، چلیں سر ایک اور سوال، کس کو کیا آفر کرتا ہے، کیا بات ہوتی ہے، اور کیا لائحہ عمل برتاؤ۔ اگر ون لائنر بتا دیں آغا صاحب مجھے کہ اچھے کارڈز اپوزیشن کھیل رہی ہے یا اچھے کارڈ حکومت نے کھیلے؟ دیکھیں اس وقت تو کارڈ جو ہیں وہ حکومت کے کارڈ تو سارے بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے کارڈ جو ہے وہ سنبھال کے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ سینیٹر کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود، سینئر رہنما مسلم لیگ کاف کے۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، آنے والے دن انتہائی دلچسپ ہیں۔ عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।